हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ अध्ययन में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। अभी कल यानी 26 फरवरी 2023 को जो छत्तीसगढ़ सिविल जज की परीक्षा हुई है उसकी ऑथेंटिक आंसर की आयोग ने जारी कर दी है। तो उस आंसर की के अनुसार मैं इस पेपर को मिला रहा हूँ जो कि सेट सी है। तो आप अपना पेपर उसके अनुसार मिला सकते हैं, या अगर आप पेपर नहीं दिए हैं तब आप इस पेपर का हल यहाँ पर देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप जानते हैं 2 घंटे का समय था, 100 अंक का प्रश्न पत्र था, यानी 100 ही प्रश्न पूछे गए थे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। न्यायालय शब्द आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? इसका सही उत्तर बी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद द्विविवाह से संबंधित नहीं है? तो इसमें ए बी सी तीनों संबंधित हैं द्विविवाह से, और जो डी है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस प्रेमी का जो मामला है ये संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, अभ्यर्थी और निर्वाचन अधिकार शब्दों को आईपीसी की किस धारा में बताया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो बी है, यानी धारा 171 कैपिटल ए में इनको बताया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मां के गर्भ में स्थित शिशु को मृत्यु कारित करना मानव वध नहीं है, यह दिया गया है। तो इस बात का जो प्रावधान है वो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, क्योंकि 299 का स्पष्टीकरण 3 इस बात के बारे में बताता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है राजद्रोह में? तो इसका सही उत्तर ए है, परिणाम अनावश्यक है। अगला प्रश्न है, बलों आदि पर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को संशोधित करने की संसद की शक्ति भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का आधार है? तो इसका सही जो उत्तर माना है वो सी माना है, अनुच्छेद 33 को। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में अधिकतम अवधि के लिए वैध रहता है। तो इसका उत्तर डी माना है, 6 माह के लिए वैध रहता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रध्वज फहराना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड का के दायरे में आने वाली अभिव्यक्ति का प्रतीक है, ऐसा किस मामले में कहा गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी भारत संघ बनाम नवीन जिंदल के मामले में ऐसा कहा गया है। अगला प्रश्न है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का ऐतिहासिक निर्णय किस वर्ष में दिया गया था? तो इसका जो सही उत्तर इन्होंने माना है वो ए माना है, यानी 1965, जबकि इसका सही उत्तर बी होना चाहिए, यानी कि 1967। हालांकि आयोग क्योंकि इसको भाई 1965 अभी मान रहा है तो मैं इसी पर अभी टिक किए देता हूं। अगला प्रश्न है, हालांकि इस देश के लोग कई मामलों में भिन्न थे, फिर भी वे अपने आप को एक साझा विरासत के भागीदार मानते हुए गर्व महसूस करते थे, और यह विरासत सशक्त रूप से संस्कृत की विरासत है। ऐसा किस मामले में कहा गया है? तो ऐसा जो कहा गया है वो ए, यानी संतोष बनाम मिनिस्ट्री ऑफ HRD 1994 के मामले में कहा गया है। अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में किसी व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी घोषित किया जाता है? इसका सही उत्तर है डी, यानी 82 का खंड 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही मिलान करें। संदिग्ध व्यक्तियों के सदाचार के लिए प्रतिभूति, आभ्यासिक अपराधियों के सदाचार के लिए प्रतिभूति, राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति, दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। तो इसका जो सही कूट माना गया है वो ए को सही माना गया है, और इसके अनुसार अगर हम देखें तो संदिग्ध व्यक्तियों के सदाचरण के लिए प्रतिभूति ये जो है ये धारा 109 में मिलेगा, और आभ्यासिक अपराधियों के सदाचार के लिए प्रतिभूति ऐसा आपको सी, यानी कि 110 में मिलेगा।
राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति जो ये है, ये आपको धारा 108 में मिलेगी। अगला है दो सिद्धि पर परशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति, तो ये तो सीधा सीधा आपको मिल ही रहा है 106 में। अगले प्रश्न को देखते हैं। धारा 126 दंड प्रक्रिया संहिता किसको प्रावधानित करता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो डी माना गया है, फोरम, साक्ष्य एवं खर्चा। अगला प्रश्न है न्यूसेंस हटाने के लिए सीआरपीसी के अंतर्गत सशर्त आदेश इनमें से किसके द्वारा पारित किया जा सकता है? तो इसका जो सही उत्तर माना गया है वो डी, यानी उपरोक्त सभी के द्वारा। यानी यह आदेश जो है जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा, उपखंड मजिस्ट्रेट के द्वारा या किसी भी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा पारित किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। धारा 1 का खंड 2 के अनुसार सीआरपीसी का कौन कौन सा अध्याय नागालैंड में लागू होगा? तो इसका सही उत्तर है डी, यानी कि अध्याय 8, अध्याय 10 और अध्याय 11 लागू होते हैं नागालैंड को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही से मिलान किया हुआ है? तो ये देखना है इसमें। तो इसमें जो सही मिलान किया हुआ है वो सी है, यानी यात्रा या जल यात्रा में किया गया अपराध, धारा 183 में इसका प्रावधान है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक फोटोग्राफ को फोटोग्राफर के परीक्षण तथा नेगेटिव के साबित होने के द्वारा साबित किया जा सकता है, यह किस केस में निर्णित किया गया है? तो इसका आशय जो है वो ए, यानी स्टेट ऑफ गुजरात बनाम भारत संघ 1991 का ये मामला है, इसमें ऐसा निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 प्रावधानित करती है, तो इसका सही उत्तर है डी, यानी संविदाओं, अनुदानों और संपत्ति के अन्य व्ययों के निबंधनों को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर है बी, यानी कि सह अपराधी विश्वसनीयता के अयोग्य नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन कारणों के कारण कोई भी व्यक्ति साक्ष्य देने हेतु सक्षम नहीं हो पाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी उपरोक्त में से किसी भी स्थिति में, यानी कि वो अत्यंतिक बुढ़ापे में है, कम आयु का है बहुत ज़्यादा, और वो बुढ़ापा है, उसको मानसिक या शारीरिक बीमारी है, तो इन सभी में वो साक्ष्य देने के लिए अयोग्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वाद में यह कहा गया है कि संस्वीकृति ऐसी हो जिसमें अपराध को पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया हो या अपराध से संबंध रखने वाले लगभग सभी तथ्यों को स्वीकार कर लिया गया हो? तो ऐसा पकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर के मामले में कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस अध्याय में मौखिक साक्ष्य के बारे में प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है बी, यानी अध्याय 4 में। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 में कृषि के अंतर्गत आता है, तो इसका सही उत्तर है डी, यानी उपरोक्त सभी कृषि के अंतर्गत आते हैं, यानी कि उद्यान कृषि, वाणिज्यिक वृक्षारोपण, फलोद्यान लगाना तथा उनका संरक्षण करना, चारे चराई, छप्पर छाने की घास के लिए भूमि का संरक्षित किया जाना, ये सभी आते हैं कृषि के अंतर्गत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस धारा में छत्तीसगढ़ अधिनियम संख्या 6 सन 2022 द्वारा दिनांक 4/5/2022 में प्रतिस्थापित किया गया है? तो इसमें धारा पै को प्रतिस्थापित किया गया है, यानी कि उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है राजस्व मंडल के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता उल्लिखित है, तो ये इसका सी सही है, धारा 5 का खंड 3 में ऐसा उल्लिखित है। अगला प्रश्न है समस्त राजस्व अधिकारी
छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत अधीनस्थ होंगे? तो इसका सही उत्तर है बी, यानी राज्य सरकार के अधीनस्थ होंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 22 संबंधित है? तो ये इसका सही है, यानी कि उपखंड अधिकारी से, यानी कि सब डिविजनल ऑफिसर से संबंधित है ये धारा। अगला प्रश्न है, भू राजस्व संहिता में किसी अभिव्यक्त उपबंध के न होने की दशा में CPC में अभिकथित की गई प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा? तो ऐसा जो कहा गया है वो धारा 43 में कहा गया है, और इसका बी उत्तर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, अपीलों को परिसीमा के अंतर्गत भू राजस्व संहिता के अधीन कोई अपील नहीं होगी? इसका सही उत्तर है सी, यानी ए व बी दोनों ही स्थितियों में, यानी ऐसी तारीख से 60 दिन का अवसान हो जाने के पश्चात आयुक्त को, तथा ऐसी तारीख से 90 दिन का अवसान हो जाने के पश्चात राजस्व मंडल को। ये दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, जिला सर्वेक्षण अधिकारी के द्वारा की गई भू राजस्व निर्धारण की अवधि सामान्यतः होगी? तो यह अवधि जो है ये इनमें उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है जो आयोग ने माना है। अगला प्रश्न है, SRA 1963 के अंतर्गत व्यादेश अनुदत्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है सी, यानी ए व बी इन दोनों ही स्थितियां सही हैं। यानी किसी व्यक्ति को किसी विधायी निकाय के समक्ष आवेदन करने से अवरुद्ध करने को, या किसी व्यक्ति को किसी आपराधिक मामले में कोई कार्रवाई संस्थित या अभियोजित करने से अभिरुद्ध करने को। अगला प्रश्न है, SRA की धारा 36 संबंधित है? तो ये इसका सही उत्तर ए है, यानी कि निवारक अनुतोष कैसे अनुदत्त किया जाएगा, ये इससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत उल्लिखित है कि लिखितों के रद्दकरण का आदेश दिया जा सकेगा? तो इसका सही उत्तर है ए, यानी धारा 31। अगला प्रश्न है, संविदाओं का विखंडन कब न्याय निर्णीत या नामंजूर किया जा सकेगा? तो इसका सही उत्तर है डी, यानी उपरोक्त सभी स्थितियों में, यानी जहां की संविदा वादी द्वारा शून्यकरणीय या पर्यवसाय हो, बी विधि विरुद्ध हो, सी प्रतिवादी का दोष वादी से अधिक हो। अगला प्रश्न है, SRA का अध्याय 3 संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है बी, यानी कि लिखितों की परिशुद्धि से, यानी रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट से। अगला प्रश्न है, SRA के अंतर्गत अवसंरचना परियोजना से संबंधित संविदा के लिए विशेष उपबंध संबंधित है? तो ये जो विशेष उपबंध है ये धारा 20 कैपिटल कै में है, यानी कि इसका सी सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, कौन विनिर्दिष्ट पालन अभिप्राप्त कर सकेगा? तो इसका सही उत्तर है डी, यानी उपरोक्त सभी, यानी सह कब्जा उपभोगी द्वारा भी, उनमें से किसी भी पक्षकार के हित प्रतिनिधि या मालिक द्वारा भी, उनमें से किसी भी पक्षकार द्वारा भी। अगला प्रश्न है, हक न रखने वाले या अपूर्ण हक वाले व्यक्ति के विरुद्ध क्रेता या पट्टेदार के अधिकार संबंधित हैं? तो ऐसे अधिकार बी, यानी धारा 13 से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राज्य शासन अधिसूचना द्वारा संविधान के, अब खाली स्थान है यहाँ, के अनुसार एक अभिकरण गठित करेगा जो छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिकरण कहलाएगा? इसका सही उत्तर है ए, यानी अनुच्छेद 223 कैपिटल बी में। अगला प्रश्न है, भाड़ा नियंत्रक अधीनस्थ होगा? तो जो भाड़ा नियंत्रक है वो भाड़ा नियंत्रण अभिकरण के अधीनस्थ होगा, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रक की शक्तियां एवं कृत्य संबंधित हैं? इसका सही उत्तर है बी, यानी धारा 9 से। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक किराएदार को अधिकार प्राप्त होगा? तो इसका सही उत्तर है सी, यानी अनुसूची 1 के अनुसार। अगला प्रश्न है, किस आधार पर किराएदार को बेदखल करवाने हेतु भाड़ा नियंत्रक से प्रार्थना करने का अधिकार होगा? तो इसका सही उत्तर है सी, यानी ए व बी दोनों ही स्थितियों में, यानी कि यदि किराएदार सामाजिक उपताप बन जाता है या यदि किराएदार भाड़ा तथा या अन्य देयकों का भुगतान करने में आदतन व्यतिक्रमी है। अगला प्रश्न है,
छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम की अनुसूची 3 संबंधित है। तो ये जो अनुसूची 3 है ये भवन स्वामी की बाध्यता से संबंधित है, यानी लैंडलॉर्ड्स ऑब्लिगेशंस हैं इसमें। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत कुल अनुसूचियां कितनी हैं? तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 ख संबंधित है। तो जो 2B ये धारा है ये संबंधित है भूस्वामियों से। अगला प्रश्न है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत पंध्यम करार यानी बाजी का जो करार होता है वो शून्य माना जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत एक अभिकरण यानी एजेंसी समाप्त हो जाती है जब? तो कब? उपरोक्त सभी स्थितियों में ये समाप्त हो जाती है, यानी कि स्वामी दिवालिया घोषित हो जाए, स्वामी या अभिकर्ता में से किसी एक की मृत्यु हो जाए, या स्वामी अपना अधिकार वापस ले ले, तो ये समाप्त हो जाती है एजेंसी। अगला प्रश्न है ए बी के साथ संविदा करता है, इस संविदा में बी कपट का दोषी है, ए अब क्या कर सकता है? तो जो ए है वो संविदा का विखंडन कर सकता है और मुआवजा प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 संविदा को परिभाषित करता है। तो इसका सही उत्तर है डी यानी धारा 2H में। अगला प्रश्न है संविदा की न्यायिक अवधारणा में शामिल है। तो इसमें सहमति और बाध्यता यानी सी उत्तर सही है इसका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध संविदा का आवश्यक घटक है? तो इसका सही उत्तर है डी यानी पक्षकारों की सक्षमता तथा अनुबंध की शक्ति। अगला प्रश्न है टेलीफोन के माध्यम से प्रतिग्रहण यानी स्वीकृति की संसूचना संपूर्ण मानी जाती है। तो कब संपूर्ण मानी जाती है? तो इसका उत्तर है बी यानी प्रतिग्रहण प्रतिस्थापनकर्ता यानी प्रस्थापक के ज्ञान में जब वो आती है, यानी एक्सेप्टेंस कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पार्टी प्रपोजिंग। जो अगला प्रश्न है वो है विप्रकृत को छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत किस धारा में परिभाषित किया गया है? तब इसका सही उत्तर है ए यानी धारा 2 खंड 5 में इसको परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है मादक द्रव्यों के आयात निर्यात या परिवहन के लिए पास किसके द्वारा मंजूर किया जा सकेगा? तो इसका सही उत्तर है सी यानी कलेक्टर के द्वारा। अगला प्रश्न है लोक शांति के लिए दुकानों को बंद किए जाने संबंधी प्रावधान कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है धारा 24 यानी सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है डिस्टिलरियों और भंडागारों की स्थापना या अनुज्ञापन हेतु मंजूरी देने के लिए कौन प्राधिकृत अधिकारी है? तो इसका सही उत्तर है आबकारी आयुक्त यानी सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कैंटोनमेंट क्षेत्र में मदिरा बिक्री हेतु लाइसेंस देने के लिए किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता है? तो इसका सही उत्तर है डी यानी कमांडिंग ऑफिसर की। अगला प्रश्न है अनुज्ञप्ति के प्रारूप और शर्तों से संबंधित प्रावधान है। तो ये धारा 28 में है यानी कि ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मंजूरी की गई अनुज्ञप्ति का कोई भी धारक अपनी अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण किसको कर सकता है? तो इसका सही जो उत्तर है वो डी यानी कलेक्टर है, यानी कलेक्टर को किया जा सकता है। अगला प्रश्न है स्थावर संपत्ति को रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है बी यानी धारा 2 क्लॉज 6 में इसको परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 16 कैपिटल ए को जोड़ा गया, तो इसको कब जोड़ा गया ये पूछना चाह रहे हैं। तो इसका सही उत्तर है ए यानी सन 2001 में इसको जोड़ा गया। अगला प्रश्न है रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर द्वारा रजिस्ट्रीकरण के पूर्व जांच से संबंधित प्रावधान कहाँ है?
तो ये प्रावधान धारा 34 में है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, जब किसी जिले के रजिस्ट्रार का पद अस्थायी रूप से रिक्त हो तो रिक्ति भरने तक किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रार नियुक्त करने का अधिकार है? तो इसका सही उत्तर है सी, यानी रजिस्ट्रेशन महानिरीक्षक को ऐसा अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दस्तावेज को किसी भी समय उपस्थापित या निक्षिप्त किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है वसीयत को, यानी विल को। अगला प्रश्न है, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के कौन से भाग में निष्पादी और साक्ष्यों की उपसंजाति प्रवर्तित कराने संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है बी, यानी भाग 7 में। अगला प्रश्न है, विलंब से परिवाद प्रस्तुत करने पर विलंब माफ करने का प्रावधान कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है बी, यानी धारा 142 में ऐसा प्रावधान मौजूद है। अगला प्रश्न है, पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 यानी एनआई एक्ट की धारा 31 के अंतर्गत ऊपरवाल का दायित्व किसके प्रति होता है? तो इसका उत्तर है सही ए, यानी लेखीवाल यानी ड्रॉअर के प्रति होता है। अगला प्रश्न है, शोध्य राशि के भाग के लिए पृष्ठांकन संबंधी प्रावधान है? तो ऐसे प्रावधान धारा 56 में है, तो डी उत्तर सही है इसका। अगला प्रश्न है, आदेशानुसार देय वचन पत्र या विनिमय पत्र या चेक धारक द्वारा पराक्रमित होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि पृष्ठांकन और परिधान, यानी इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। खोए हुए विनिमय पत्र की दूसरी प्रति पाने का धारक का अधिकार वर्णित है? तो ऐसा अधिकार 45 कैपिटल ए में वर्णित है, यानी डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उपधारणा पराक्रम लिखित अधिनियम की धारा 118 में दी गई है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि उपरोक्त में से सभी जो उपधारणाएं हैं वो 118 में दी गई हैं, यानी कि प्रतिफल की उपधारणा, दिनांक की उपधारणा, स्वीकार करने के लिए समय की उपधारणा। अगला प्रश्न है, न्यायालय फीस अधिनियम 1870 के अधीन संदेह फीस की संगणना की जाएगी? तो ऐसी फीस की जो संगणना है वो धन के वादों में दावाकृत रकम के अनुसार की जाएगी। अगला प्रश्न है, अंतःकालीन लाभ के या स्थावर संपत्ति और अंतःकालीन लाभ के या लेखा के लिए वादों में यदि डिक्रीत लाभ या रकम दावाकृत लाभ से या उस रकम से जिस पर वादी ने इप्सित अनुतोष का मूल्यांकन किया है अधिक है तो क्या होगा? इसका सही उत्तर है डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो उपयुक्त आंसर इनमें से कोई भी नहीं है, डी इसका सही उत्तर माना है। अगला प्रश्न है, जहां अंतःकालीन लाभ की रकम का अभिनिश्चय डिक्री निष्पादन के दौरान के लिए छोड़ दिया जाता है वहां यदि इस प्रकार अभिनिश्चित लाभ दावाकृत लाभों से अधिक है तो इसका सही उत्तर क्या माना है? तो पहला है डिक्री का निष्पादन रोक दिया जाएगा। दूसरा है इसमें डिक्री का निष्पादन तभी तक किया जाएगा जबकि वह अंतर सदन नहीं कर दिया जो वस्तुतः संदत्त फीस और उस फीस में है जो अभिनिर्धारित संपूर्ण लाभ का समावेश वाद में होने पर देय होती। तीसरा है यदि अतिरिक्त फीस उस समय के अंदर जो न्यायालय नियत करेगा संदत्त नहीं की जाती है तो वाद खारिज कर दिया जाएगा। इसका सही उत्तर है ए, यानी कि 1, 2, 3 सभी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन कौन सा है? तो इसका जो सत्य कथन है वो है डी, यानी कि उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन कौन सा है? तो जो प्रश्न 77 है इसका सही कथन सी है, यानी कि ए व बी दोनों सही हैं। इसमें ए व बी हैं क्या? ए है यदि पुनर्वलोकन का आवेदन नए साक्ष्य के कारण उपांतरण या उलटना भागतः या पूर्णतः होता है वहां न्यायालय आवेदन को संदत्त फीस वापस पाने के लिए प्राधिकृत करेगा।
अगला है बी, जहां न्यायालय पुनर्वलोकन के लिए आवेदन करने पर अपने पूर्ण विनिश्चय को विधि या तथ्य की भूल के आधार पर उलट देता है, वहां उतनी फीस वापस पाने के लिए प्राधिकृत करेगा जितनी रकम उस रकम से अधिक है जब अन्य आवेदन किया गया हो। तो दोनों ही स्थितियां सही हैं इसमें और उत्तर सी बिल्कुल सटीक है। अगला प्रश्न है, परिसीमन अधिनियम का कौन सा प्रावधान निर्दिष्ट करता है कि जहां की किसी लेनदार की संपदा का प्रशासन पत्र उसके ऋणी को अनुदत्त किया गया हो, वहां ऐसे ऋण को वसूल करने के बाद की परसीमा काल चलते रहना तब तक निलंबित रहेगा। तो ऐसा किया गया है धारा 9 में, यानी कि बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, न्यायालय फीस अधिनियम 1870 के अधीन निम्नलिखित को सही सुमेलित करके विकल्पों का चयन इसमें करना है। तो इसमें जो सही माना है वो सी को माना है, यानी कि अनुसूची 3 मूल्यांकन का प्रारूप। अगला प्रश्न है, जहां किसी विल के प्रोवेट के लिए या प्रशासन पत्र के लिए आवेदन करते समय किसी व्यक्ति ने मृतक की संपत्ति का प्रकलन अधिक मूल्य किया है और बहुत अधिक फीस संदत्त की है, वहां संपत्ति के सही मूल्य के अभिनिश्चय के भीतर मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के समक्ष वह प्रोवेट या प्रशासन पत्र पेश करता है। तो इसका सही उत्तर है ए, यानी 6 माह। अगला प्रश्न है, जब एक बार म्याद की गणना शुरू हो जाती है तो वह बराबर चलती रहती है, इस नियम के अपवाद हैं। तो इस नियम के जो अपवाद हैं वो ए सही उत्तर माना है, यानी कि उपयुक्त 1, 2, 3, 4 एवं 5 सभी इस नियम के अपवाद हैं। यानी कि पहला है, अपील या पुनर्वलोकन के लिए डिक्री या आवेदन की प्रतिलिपि प्राप्त करने में लगा समय। दूसरा है ऋणी के प्रशासन पत्र। तीसरा है अकिंचन के वाद में समय। चौथा है सद्भावपूर्वक क्षेत्राधिकार विहीन न्यायालय में कोई दूसरी सिविल कार्रवाई कर रहा हो। तो पांचवा है जब वाद दायर किए जाने को रोकने के लिए कोई व्यादेश प्राप्त कर लिया गया हो। तो उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय का महत्वपूर्ण वाद लैंड वर्सेस एक्विजिशन ऑफिसर अनंतनाग बनाम कातिजी संबंधित है। तो ये बी, यानी परसीमा अधिनियम की धारा 5 से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय का महत्वपूर्ण वाद एन बालकृष्णन बनाम एम कृष्णमूर्ति 1998 किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है डी, यानी उपयुक्त सभी से, यानी कि देरी का समय कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पष्टीकरण की स्वीकार्यता ही एकमात्र मापदंड है। बी, देरी की माफी अदालत के विवेक का मामला है। और सी, कि परसीमा के कानून के दायरे को चौड़ा करने से। तो उपयुक्त सभी इसमें समाहित हैं। अगला प्रश्न है, किसी मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि केवल भारतीय मर्यादा अधिनियम 1963 ही संपूर्ण देश के लिए मर्यादा संबंधी सामान्य विधि है। मर्यादा की अवधि निर्धारित करने वाले अन्य सभी कानून या तो विशेष विधियां हैं या फिर स्थानीय। यदि वे विशिष्ट मामलों के लिए समयावधि निर्धारित करती है तो उन्हें विशेष विधियां कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यानी जस्टिनियानो बनाम एंटोनियो। अगला प्रश्न है, सरकारी संपत्ति के विरुद्ध चिरभोग द्वारा सुखाधिकार अर्जित करने के लिए विहित की गई अवधि कितनी है। तो इसका सही उत्तर है ए, यानी 30 वर्ष की अवधि। अगला प्रश्न है, आज्ञप्ति या आदेश की तारीख से न्यायालय के निर्णय के पुनर्वलोकन के लिए 30 दिन के भीतर आवेदन किया जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है उच्च न्यायालय में, यानी बी इसका सही उत्तर माना गया है। अगला प्रश्न है, ए पर बी का रुपया 1 लाख बकाया है, बी इस राशि को ए से वसूल करने का हकदार है, इसे कहा जाता है। तो इसको व्यक्तित्व में अधिकार कहा जाता है, यानी कि राइट इन पर्सोनम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ए ने 50,000 में एक घर खरीदा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार खरीद के बाद ए को उपलब्ध है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी,
यानी उसे पूरी दुनिया के खिलाफ घर पर एक शांत कब्जा रखने और उसमें आनंद लेने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, ए और बी एक दूसरे से शादी करने के लिए एक अनुबंध में प्रवेश करते हैं। विवाह के लिए नियत समय से पहले ए पागल हो जाता है। अनुबंध कैसा बन जाएगा? तो यहां पर जो अनुबंध है वो शून्य हो जाएगा, यानी कि वॉइड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जहां कानून द्वारा लिखित और पंजीकृत होने के लिए एक विशेष प्रकार के अनुबंध की आवश्यकता होती है, उसे लिखित पंजीकरण और सत्यापन के रूप में आवश्यक औपचारिकताओं का पालन करना होगा, अन्यथा ऐसा अनुबंध हो जाएगा कैसा? तो इसका सही उत्तर है डी, यानी कि अपरिवर्तनीय अनुबंध हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, एक अनुबंध जिसमें एक अनुबंध की शर्तों के तहत एक या दोनों पक्षों को भविष्य में अपने दायित्वों को पूरा करना है के रूप में जाना जाता है। तो ये किस रूप में जाना जाता है? बी, यानी कार्यकारी अनुबंध के रूप में इसको जाना जाता है, यानी एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के रूप में इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए किए गए सभी सरकारी अनुबंधों को राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित के तहत किया जाना व्यक्त किया जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 299 के अनुसार। अगला प्रश्न है, यदि समझौते में कानूनी और अवैध हिस्से शामिल हैं और कानूनी हिस्सा अवैध हिस्से से अलग किया जा सकता है तो कानूनी हिस्सा वैध बना रहेगा, यानी कि वैलिड बना रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में जे केकेविच ने कहा था कि आप किसी व्यक्ति और उसके उत्तराधिकारियों के लिए एक संपत्ति को तब तक सीमित नहीं कर सकते जब तक कि वह किसी अजनबी को जमीन नहीं दे देता, क्योंकि यह शुल्क में एक संपत्ति का सार है जो वह मुफ्त प्रदान करता है। अलगाव की सख्ती और यह लंबे समय से तय किया गया है कि व्यक्तित्व के उपहारों पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। तो ये जो चीज़ है ये जस्टिस केकेविच ने मैटकॉफ बनाम मैटकॉफ के बाद में अवधारित की। तो इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद शेर खान बनाम सेठ स्वामी दयाल में प्रिवी काउंसिल ने तय किया कि, तो क्या तय किया इसमें प्रिवी काउंसिल ने? इसमें प्रिवी काउंसिल ने तय किया कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 98 टीपीए की धारा 60 के अधीन है। तो ए इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 37 संपत्ति द्वारा विभाजन को संदर्भित करती है। इस प्रकाश में संपत्ति के हस्तांतरण अधिनियम 1882 से पहले जब संस्करण में शेयरों की बिक्री से एक हस्तांतरण को अलग कर दिया गया था, तब भी किराएदार संयुक्त रूप से सभी शेयरों को किराए का भुगतान करने के लिए बाध्य था। तो इसका जो सही उत्तर है वो माना गया है ए को, यानी कि जब तक सभी पक्षों द्वारा एक विभाजन पर सहमति नहीं दी गई थी। अगला प्रश्न है इसमें, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 5 जो है ये, यानी कि नीलामी बिक्री में बेची गई संपत्ति पर लागू नहीं होती है। अगला प्रश्न है, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 के तहत निम्नलिखित में से किस मामले में शाश्वतता के खिलाफ नियम लागू नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर माना गया है डी, यानी यदि कॉमिक पुस्तकों के लिए पुस्तकालय बनाने के लिए संपत्ति हस्तांतरित की जाती है तब यह नियम लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न है, बी कुछ संपत्ति को सी को इस शर्त के साथ हस्तांतरित करता है कि यदि ए बी के जीवन काल के दौरान शादी करता है तो संपत्ति ए को जाएगी। ए बी के जीवन काल के दौरान शादी करता है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो सी है, यानी कि हस्तांतरण मान्य है लेकिन शर्त अमान्य है तथा संपत्ति सी के पास रहती है। अगला प्रश्न है जो कि अंतिम प्रश्न भी है, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 के प्रावधानों के अनुसार सुखाचार क्या है? सुखाचार ये प्रमुख विरासत से अलग हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। तो उत्तर सी इसका सही हो जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न पत्र के 100 प्रश्न हमने
भली भांति हल कर लिए हैं दोस्तों, और ये ऑफिशियल जो आंसर की है उसके द्वारा निर्धारित किए गए प्रश्नों के उत्तर हैं। कल मैंने एक वीडियो जारी की थी जिसमें प्रश्नों के उत्तर दिए गए थे। उसमें और इसमें दिए गए जो प्रश्नों के उत्तर हैं उनमें कुछ प्रश्नों में थोड़ी सी भिन्नता है। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं दोस्तों आपसे कि मेरा आंकलन सटीक नहीं रह पाया। खैर, अगर मेरे द्वारा किया गया ये प्रयास आपको सही लगा हो, पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।